खबर है रूस के बड़े परमाणु युद्धाभ्यास को लेकर, और यह परमाणु हथियारों के साथ रूस की वॉर ड्रिल है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से युद्धाभ्यास को लेकर खबर, राष्ट्रपति पुतिन ने वॉर ड्रिल की मॉनिटरिंग की। लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइलों से युद्धाभ्यास, जहां यार्ड्स और सिनेमा बैलिस्टिक मिसाइलों से वॉर ड्रिल। तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से परमाणु ड्रिल को लेकर किया गया यह ऐलान, और उसके साथ ही सामने आ रही यह तस्वीर, क्योंकि लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइलों से युद्धाभ्यास को लेकर बड़ा संकेत। रूसी सेना ने न्यूक्लियर ड्रिल करके देश की परमाणु ताकत एक बार फिर से दुनिया के सामने रखी है। और इसमें खबर यह है कि यार्ड्स और सिनेमा बैलिस्टिक मिसाइलों से वॉर ड्रिल हुई है। हालांकि 2 हफ्ते के अंदर रूस की एटमी वॉर ड्रिल को लेकर खबर बहुत बड़ी है, और रूसी ड्रिल से पश्चिमी देशों में मची खलबली। रूस न्यूक्लियर फोर्स ने अब युद्धाभ्यास के जरिए जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई है, युद्धाभ्यास के दौरान ही लॉन्च की गई खतरनाक यार्ड्स मिसाइल को लेकर खबर हमने आपको बताई। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि कैसे 2 हफ्ते के अंदर रूस की एटमी वॉर ड्रिल हुई है, और रूसी ड्रिल से पश्चिमी देशों में मची खलबली। तो रूस न्यूक्लियर फोर्स ने युद्धाभ्यास के जरिए जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई है, रूस में चल रही न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की ही एक और तस्वीर अब आपके सामने। ये देखिए वीडियो। ये वो तस्वीरें हैं जो पिछले कुछ घंटों पहले दुनिया के सामने आई हैं, और ये बहुत बड़ा संकेत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की न्यूक्लियर फोर्स को अचानक युद्धाभ्यास शुरू करने का जो आदेश दिया, यही सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा संकेत। यूक्रेन में युद्ध के बीच मॉस्को के परमाणु शक्ति के प्रदर्शन को पश्चिमी देशों के लिए क्या एक बड़ी चेतावनी माना जाए? एक्सपर्ट से इसको लेकर भी करेंगे सवाल। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। और इस वक्त आपको बता दूं, फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर संतेश कुमार सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए डॉक्टर सिंह, पहला सवाल आपसे, अब अपनी इस परमाणु क्षमता की ताकत का प्रदर्शन करने का मतलब क्या है? आप समझिए, मैसेज देना चाहता है रसिया आपकी पूरी दुनिया को कि जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ रहा है उसको वो टॉलरेट नहीं करेगा आने वाले दिनों में। लेकिन अगर ये सब इससे इस मैसेज को आप समझना चाह रहे हैं कि युद्ध होने वाला है, अटैक करने वाला है, न्यूक्लियर अटैक, मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से वो बैलेंस ऑफ टेरर जो कहते हैं, आतंक का संतुलन जो है स्थापित करने का, कि डर सबके अंदर रहे कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ गई तो रशिया न्यूक्लियर वीपन्स का यूज करने में हेजिटेशन फील नहीं करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है वो कहीं न कहीं जो लंबा खींच रहा है युद्ध, जो 3 साल से चल रहा है, उसको नियंत्रित करने का कोशिश कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेके आगे जा रहा है। जी, लेकिन यार्ड्स मिसाइल के साथ किए गए अभ्यास को लेकर भी मैं एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले एक और बड़ी खबर है, जहां वॉर ड्रिल में Tu-95MS बॉम्बर भी शामिल बताए गए, और Tu-95MS से एटमी मिसाइल टेस्ट हुआ है। फाइटर जेट से हवा में मार करने वाली मिसाइल के टेस्ट को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि रूस जिस तरीके से परमाणु युद्धाभ्यास कर रहा है, क्या ये वाकई दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है? फॉरेन एक्सपर्ट से इसको लेकर हमने सवाल किया, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से अभी फिलहाल अपनी क्षमताओं में इजाफा करते हुए पूरी दुनिया के सामने रूस ने एक बड़ा संदेश तो दे दिया है। लेकिन इसी वॉर ड्रिल में Tu-95MS बॉम्बर के शामिल होने का मतलब, डिफेंस एक्सपर्ट से इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन आपके सामने कि आखिर रूस का ये परमाणु युद्धाभ्यास दुनिया के लिए कैसा खतरा है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस की इस बड़ी वॉर ड्रिल, एटमी हथियारों के साथ युद्धाभ्यास की तस्वीरें दुनिया देख रही है, जहां जमीन, समंदर, आसमान में एटमी ड्रिल हुई है। और रूस की परमाणु यूनिट ने जिस तरीके से ये वॉर ड्रिल की है,
बैरेंस सागर में बड़ी एटमी ड्रिल है ये। वो ड्रिल में हथियार जो शामिल किए गए हैं वो है बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एयर टू एयर क्रूज मिसाइल, यार्ड्स, जिनेवा और बुलावा मिसाइल। सबसे पहले सवाल राठौड़ सर इसी बात को लेकर होगा, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि क्रेमलिन परमाणु सेंटर में खुद पुतिन ड्रिल की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए हैं और ये 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार की गई रूस की एटमी ड्रिल है। देखिए सुरभि, यहाँ पर कई चीजें साफ होती हैं। पहली बात है, हम 3 साल से रूस यूक्रेन युद्ध को मॉनिटर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये मेरे 6वां बार होगा कि पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल करवाई है। और ये प्रेजेंट न्यूक्लियर ड्रिल ये रिटेलिएटरी न्यूक्लियर ड्रिल थी, मतलब कि ये सिचुएशन पेंट की गई कि रूस पर किसी ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो सिचुएशन आती। आश्चर्यजनक बात यह है कि रूस जिससे युद्ध लड़ रहा है वो एटमी ताकत है ही नहीं। आपका यूक्रेन के पास कोई एटम बम नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर ड्रिल की तैयारी पुतिन फिर भी कर रहे हैं और ये रिटेलिएटरी न्यूक्लियर ड्रिल है। और इसकी लोकेशन आप देखें तो बैरेंट्स सी यूरोप में पड़ता है, तो वहाँ पर इसकी हो रही है ड्रिल। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि न्यूक्लियर मसल जो है रशिया की वो फ्लेक्स कर रहे हैं, लेकिन किसके खिलाफ कर रहे हैं पता नहीं। वहाँ अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा प्रोवोकेशन आया नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन इतने ज़्यादा नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई चुनौती दे सकें, लेकिन पुतिन ने एक यहाँ पर डेस्परेशन बता दिया है। क्या इसको इस बात से ना जोड़ा जाए जहां लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को पूरी करने की बात जेलेंस्की पिछले कई सालों या पिछले कई महीनों से कर रहे हैं अमेरिका के सामने? यही वजह है मिस्टर सर कि आज अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन देते हुए पश्चिम को यह सीधा संदेश पुतिन की तरफ से? सुरभि, बिल्कुल ये जो एक्सरसाइज है, देखिए इसके कई मायने हैं और जिस प्रकार अभी बताया गया है दोनों पैनलिस्ट द्वारा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है, दिखावा है और ये कई बार हो चुका है। इसमें कोई खास दम नहीं है। और देखिए मैसेजिंग किसको है, ये मैसेजिंग साफ है, ये अमेरिका के लिए है और वेस्ट के लिए है। बेसिकली उनके लिए मैसेजिंग है, लेकिन पुतिन को ये भी पता है कि खासकर अमेरिका के पास और ये यूके, फ्रांस वगैरह के पास वो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। तो जिस दिन किसी ने लॉन्च किया तो उसका परिणाम तो वापस मिलेगा ही। तो कहने का मतलब है वो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और इससे किसी को ना फायदा है ना कोई लाभ है, सिर्फ दिखावापन है। मैं इसको बोलूँगा एक्ट ऑफ इमेच्योरिटी है। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है, वो आपका जो सवाल है कि क्या ये लिंक्ड हो सकता है कि जो वेस्ट ने प्रॉमिस कर रहे हैं कि इनको अभी मिसाइल्स वगैरह दिया जाए यूक्रेन को, जिससे वो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सके रूस में। हाँ, उसके लिए जरूर ये मैसेज है। लेकिन जिस दिन इनको मिल भी गए, और खासकर अभी आप देखिए नए नेटो चीफ ने बहुत साफ लफ्जों में बोला है कि हमको इनको देना चाहिए, यूक्रेन को ये सारी मिसाइल लॉन्ग रेंज वेपन्स सिस्टम्स देने चाहिए, क्योंकि तब वो मिलिट्री टारगेट्स हैं, सिविल टारगेट्स नहीं, मिलिट्री टारगेट्स हैं जो रशिया में वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो जिस दिन मिल भी गए, मेरे को नहीं लगता है कि रूस जाके वो परमाणु हमला करेगा। उससे जरूर ये दिखावा जरूर किया है। बेलारूस में भी उसने, इवन इफ दिस इज अ प्रोजेक्शन, रूस तो शुरू से ये कहता आया जिनके खुद के हाथ खून से सने हैं वो ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच सकते हैं, हम नहीं। लेकिन अब पुतिन ने जिस तरीके से न्यूक्लियर फोर्सेस को तैयार रहने को कह दिया है, स्टैंड बाय मोड पर रहे न्यूक्लियर फोर्सेस, इसका मतलब समझना भी तो जरूरी है, क्योंकि एटमी हथियारों का इस्तेमाल बेहद असाधारण है और एक्सपर्ट्स इस वक्त स्टूडियो में भी ये बात कह रहे हैं कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल तैयार रहने के लिए कहना, इसको लेकर करूंगी सवाल। डॉक्टर सिंह, अब ये बयान भी समझा दीजिए, जब ये बात कही जाती है कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में करेंगे, आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल होगा नहीं, ये साफ है, लेकिन इस तरीके से महज प्रोजेक्शन किया जाना, क्या उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है? सुरभि, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। देखिए, आपको समझना पड़ेगा एक चीज़, अब बार कर रहे हैं कि युद्धाभ्यास जो होते हैं या जो तैयारियां होती हैं, सैन्य अभ्यास होते हैं, या फिर जिस तरह से न्यूक्लियर अभी तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, परमाणु अभ्यास कर रहे हैं, इन सब में आप एक चीज़ क्रोनोलॉजी देखिए तो वो देश अभी पिछले 3 सालों से युद्ध में इन्वॉल्व है और उसके सामने बार कहा जाता है कमज़ोर यूक्रेन है जिसके सामने रसिया वार कर रहा है, लेकिन कमज़ोर नहीं है। यूक्रेन के पीछे कौन सी ताकतें हैं जो खड़ी है? आज यूक्रेन तो ढाल बना हुआ है उन ताकतों का जिसका रसिया के साथ कभी अच्छा रिलेशन नहीं रहता है, जैसे नाटो।
मैं बोलूँ यूएस लेड नेटो, तो ऐसी परिस्थिति में उनका क्या अपना ओरिएंटेशन है, किस लिए वो टेस्ट कर रहे हैं? वो कहीं न कहीं अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं बार बार कि अगर हमारी संप्रभुता पर या सुरक्षा पर किसी तरह कोई खतरा मंडाता है या खतरा उभरता है तो उस स्थिति में हम परमाणु हथियार का प्रयोग करने में हिचकाएंगे नहीं। तो उनका कहीं न कहीं बिंदु एक ही है, और ये बिंदु ऐसा नहीं कि वो रसिया कर रहा है। आप देखिए दुनिया के तमाम ऐसे देश, चाहे वो छोटे हो या बड़े, सभी इस तरह के तर्क देते हैं कि सुरक्षा और संप्रभुता उनके लिए सर्वोपरि है। सर वो तर्क उस ऐसे देते हैं, बात सही है, लेकिन यहाँ तो पिछले कई सालों से जारी युद्ध के बीच अगर ये संकेत मिलते हैं तो वो कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं, सवाल उसी आधार पर। क्योंकि खबर जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही राठौड़ सर से चर्चा करते हुए, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिलने से ही तो पुतिन नाराज है, और रूस के अंदर हमला तो न्यूक्लियर हमला मुमकिन है। यही एक और बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार परमाणु क्षमताओं में हो रहा इजाफा और परमाणु ड्रिल को लेकर आ रही तस्वीरें ही एक सबसे बड़ा संकेत नहीं मानी जाएंगी। अब पुतिन की ये परमाणु धमकी, जिससे पश्चिमी देशों में टेंशन, इस बारे में और सवाल करने से पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिलने से पुतिन की नाराजगी को लेकर खबरें आती रही हैं, और रूस की एटमी हथियार पॉलिसी में बदलाव, रूस के अंदर हमला तो न्यूक्लियर हमला मुमकिन, और मिसाइल हमले का जवाब परमाणु हमले से मिलेगा, और परमाणु संपन्न देश के सहयोग से रूस पर हमला संयुक्त हमला माना जाएगा, भले ही हमला करने वाला गैर परमाणु संपन्न देश क्यों ना हो। अब रूस की रणनीति के तहत ही अगला सवाल होगा, क्योंकि परमाणु हथियारों के अपग्रेडेशन पर जिस तरीके से रूस फोकस कर रहा है, एटमी हथियारों का इस्तेमाल संप्रभुता की रक्षा का ही अंतिम उपाय माना जाएगा। राठौड़ सर, अब ये अपग्रेडेशन भी तो एक और बड़ा संकेत है कि हमारी न्यूक्लियर क्षमता को आप टेस्ट करने पर सवाल तो उठा नहीं सकते, लेकिन आज के हालात में जब यूक्रेन का स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए ही अमेरिका इस हद तक उसे सहयोग कर चुका है कि नेटो देश भी इस बात का दबाव बनाते आए हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को पूरा करना अब जरूरी है। देखिए, जेलेंस्की की ये डिमांड है लॉन्ग रेंज मिसाइल, ये है कि हाइमार्स के रॉकेट्स दिए जाएं जो कि हम रूस में फायर कर सकें। तो ये चीज़ कल मैं बाइडेन को सुन रहा था, उन्होंने एक बार फिर कहा, लेकिन रेफरेंस ये दिया कि अगर नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स आएंगे तो हमें जानबूझ के उनको परमिशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ सिचुएशन आती है, पुतिन ने इसको मॉडरेट करने की कोशिश की है अपने एड्रेस में कि हम लास्ट रिसोर्ट पे के तौर पे करेंगे, संप्रभुता पे कोई खतरा आएगा, आँच आएगी तो करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि एक कन्वेंशनल मिसाइल अगर आपकी तरफ तान दी जाए तो आप उसके जवाब में न्यूक्लियर वेपन फायर करेंगे। तो उस बात तो यही आती है कि ये एक तरीके की फ्लेक्सिंग है, पोस्चरिंग है, थ्रेट है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्हें भी पता है कि वो इतना बड़ा कदम नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, इवन इफ दिस इज अ प्रोजेक्शन, तो मेस्टिन सर अब जरा ये तस्वीरें भी मुझे समझा दीजिएगा। एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी, और ये रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का एक और वीडियो सामने आया। सर, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद तो ये भी तो साफ हो गया ना कि यहाँ पर ड्रिल में ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो सीधे अमेरिका को भी टारगेट कर सकती हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेस्टिन सर। और देखिए, इसमें साफ जाहिर है कि ये मसल फ्लेक्सिंग है, कोई शक ही नहीं है। और ये जो एक्सरसाइजेस दिखा रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स और वीडियोस द्वारा दर्शाया जा रहा है। देखिए, ये थ्रेट सिर्फ थ्रेट का वो दिखाना है। आप मेरे को बताइए, कल अगर रशिया ये यूक्रेन को ये लॉन्ग रेंज वेपन्स मिलते हैं, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, और वो वहाँ के स्ट्रैटेजिक मिलिट्री टारगेट्स पे डिस्ट्रॉय करते हैं, कोई वजह नहीं है कि ये वहाँ पर रूस न्यूक्लियर वेपन्स या लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स को फायर करेगा। क्यों करेगा? वो तो पूरा ये जो अभी ब्रिक्स की समिट हुई है, सारे देश उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इंडिया क्या सपोर्ट करेगा? रशिया, ये चाइना, ब्राज़ील, कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा, साउथ अफ्रीका वगैरह। और मैं तो एक सवाल उठाता हूँ, बेसिक सवाल, रूस में अगर इतनी काबिलियत है तो ये लड़ाई क्यों नहीं वो जीत सकता है? इतने 3 साल से लड़ रहा है। नॉर्थ कोरियन एक तकरीबन ब्रिगेड के ट्रुप्स मंगवा के उनको लड़ाना, उससे पहले भारतीय हमारे कितने सिविलियन लोगों को गुमराह करके इमिग्रेशन के जरिए उनको वहां भेजा गया है। जो बात आप कह रहे हैं उसी लिहाज से आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी। उनके पास इतनी काबिलियत होनी थी लड़ने की, और इतने सालों में आप इतने ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं कि आप गवर्न करने के लिए रेडी नहीं है। फॉरेन एक्सपर्ट से इसको लेकर भी करूंगी सवाल। उससे पहले एक और खबर है, जहां यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले की ये तस्वीर सामने आई है, और ये MLRS से पूर्वी यूक्रेन पर किया गया अटैक है। यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों पर हुई बमबारी की ये तस्वीर देखिए।
कीव और खार्कीव पर रूसी बमबारी को लेकर भी खबर है, जहां रूस ने 82 मिसाइलों से कीव पर हमले को अंजाम दिया है और खार्कीव में 60 से ज्यादा मिसाइल वर्षा। कीव में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान का दावा। हालांकि अब से कुछ देर पहले जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है, उसी की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि अब फिलहाल खार्कीव में 60 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है, उससे कई घंटों पहले आई एटमी युद्धाभ्यास की तस्वीरों को लेकर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं। और एटमी हमले के लिए अगर रूस तैयार है तो यही एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि संभावित वजह यह है कि रूस यूक्रेन जंग के 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और रूस अब तक जंग जीतने में नाकाम रहा है। यूक्रेन में जीते हुए कई इलाके भी वो हाथ से गंवा चुका है। ये एक और ग्राउंड रियलिटी है। हालांकि यूक्रेन लगातार रूस को जिस तरीके से जवाब दे रहा है, राजधानी कीव भी पकड़ से दूर हो चुकी है। रूस के अंदर कई बार यूक्रेन के हमले हो चुके हैं और पश्चिमी देशों को सबक सिखाने के लिए रूस पर बड़ा खतरा आने पर ही यूक्रेन में नेटो देशों की सेना आने पर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, डॉक्टर सिंह अब यह भी समझा दीजिए। 2 लिहाज से यह चर्चा करूंगी, क्योंकि रूस बहुत हद तक अभी तक गवर्न करने की नौबत आ चुकी थी। जिन इलाकों में पकड़ बना चुका था, वहां से भी यूक्रेन उसे खदेड़ने में कामयाब रहा है। क्या उसकी फोर्सेस भी कम हो चुकी है कि किम की सेना को, उनकी ट्रूप्स को उतारने का फैसला लिया गया? दूसरा ये, इसी कमी को छिपाने के आधार पर रूस ने आज परमाणु ड्रिल करते हुए ये तस्वीरें दुनिया के सामने रख दी हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपका बहुत महत्वपूर्ण दोनों जो सवाल जो आप उठाई हैं, आप देखिए दोनों सवाल एक दूसरे को कहीं कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप देखिए निश्चित रूप से उनकी जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, जो डायरेक्ट भेज कर लड़ाई कर सकते हैं, वो कहीं न कहीं कमज़ोर है। आप हमारे जो को पैनलिस्ट बहुत अच्छा बिंदु उठाया कि आप देखिए दूसरे देशों के सिविलियंस को ले जाकर के आर्मी में उतार कर लड़ाई लड़ा रहे हैं, वहाँ फाइट करा रहे हैं, वार में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आप इस परिस्थिति में उनका देखिए किस तरह की स्थिति उनकी है। आप दूसरी तरफ आप नॉर्थ कोरिया के आर्मी को, बटालियन को लाके खड़ा करना चाहते हैं यूक्रेन के अगेंस्ट कि जाइए वो लड़ाई लड़िए। तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आपका जो ग्राउंड है, आप बेस पे इतने मजबूत नहीं हैं। हाँ, निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर वीपन्स में आप मजबूत हैं। आपके पास ICBMs हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जिसका आप यूज करते हैं। आप टेक्नोलॉजिकली तो हैं, लेकिन जो कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के टर्म अगर बात करें तो उनके पास सेना उतनी मजबूत नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको दूसरे देशों के सिविलियंस की जरूरत पड़े ही हेल्प कर लेने की। लेकिन आपको एक समझिए, पूरे यूरोप की स्थिति का आप देखने की कोशिश करिए तो जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ रहा है, तो नेटो क्या कितने लंबे समय तक तो क्या ये एक एडवांटेज होगा नेटो को भी ये जस्टिफाई करना कि हम भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का फैसला ले लें? वही सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, बहुत लंबे समय तक नेटो भी न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकता है। आप देखिए, यूक्रेन जो लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा नहीं उसकी अपनी ताकत है, उसके पीछे की ताकत नेटो ही है, जो परोक्ष रूप से अमेरिका और नेटो दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यूक्रेन लड़ पा रहा है। आज जेलेंस्की की फ्रस्ट्रेशन बहुत बार दिख चुका है कि जेलेंस्की कई बार दिखा चुके हैं कि नेटो चाहे तो डायरेक्ट वार में आ सकता है और रसिया को सबक सिखा सकता है, लेकिन नहीं आ रहा है नेटो को पता है डायरेक्ट आने से वार की जो पूरा स्वरूप है वैश्विक हो जाएगा, बदल जाएगा। चाइना इन्वॉल्व हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व हो जाएगा, मिडल ईस्ट कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो पूरा वैश्विक परिदृश्य ही युद्ध के दायरे में आ जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट नहीं आकर के इनडायरेक्ट वो यूक्रेन को बैक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन वार में इन्वॉल्व रहे और प्रॉक्सी वार चलता रहे लगातार, ये दिखता रहे कि युद्ध चल रहा है, वॉर चलता रहे लगातार। सर आगे इसी बारे में मिस्टर सर आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले एक और ग्राउंड रियलिटी, जहां यूक्रेनी ड्रोन ने अब रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है और उड़ते हुए ड्रोन को कैसे हवा में मार गिराया, ये तस्वीर देखिए। ड्रोन को हवा में मार गिराने की ये वो तस्वीर है जहां यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी ड्रोन को सीधे टारगेट करते हुए मार गिराया है। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर है जहां रूसी बेस को भी तबाह करने का दावा यूक्रेन के टोरेस में किया जा रहा है और ये बिल्डिंग में ठहरे रूसी सैनिकों पर अटैक की तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी फोर्स ने इस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया, देखिए तस्वीर। इनपुट था इसी बिल्डिंग में रूसी सैनिकों की मौजूदगी का। यही वजह है कि यूक्रेन के टोरेस में ये रूसी बेस जो बना हुआ था, इसे सीधे ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच खबर यह है कि अब रूस की सेना ने सेलेदोवो पर भी कब्जा कर लिया है और सेलेदोवो पर रूस के कब्जे से यूक्रेन को यह बड़ा झटका माना जा रहा है।
झंडा फहराते हुए देखिए किस तरीके से ये दावा कर दिया गया कि सेलेदोवो पर रूस कब्जा करने में कामयाब रहा। रूस की सेना की ही ये वो तस्वीर आपके सामने। हालांकि राठौड़ सर अब जरा इन तस्वीरों को भी समझा दीजिए, क्योंकि ये पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से इसे अब तस्वीरों के माध्यम से झंडा फहराते हुए सामने रखा जा रहा है, बहुत हद तक यही देखा जा रहा है। अटैक, काउंटर अटैक, कभी खदेड़ने में उन्हें कामयाब रहते हैं और उसके बाद वापस वो रिकैप्चर करने में भी बहुत हद तक सक्सेसफुल। देखिए सुरभि, जो ये सेलेडोवो की बात हो रही है, सेलेडोवो एक छोटा सा टाउन है पोकोरोस्क के पास में, और पोकोरोस्क की लड़ाई रूस काफ़ी देर से लड़ रहा है, उसको पकड़ना चाहता है। एक माइनिंग टाउन है, तो सेलेडोवो के गिरने के बाद पोकोरोस्क पर जाकर कब्जा करना और आसान हो जाएगा। इस तरीके से एक तरीके से घेराबंदी हो रही है और पोकोरोस्क जाने के बाद यूक्रेन को वहाँ से हटना पड़ेगा। ये सिचुएशन वहाँ पर बिल्डअप हो रही है। तो अगर इस तरीके से है तो मुझे लगता है कि पोकोरोस्क को नवंबर के महीने तक रूस कब्जा भी कर लेगा। नवंबर के महीने तक अगर ये कब्जा भी कर लेता है तो अब इसी ग्राउंड रियलिटी में रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री को लेकर भी अगला सवाल होगा, क्योंकि नेटो चीफ अब मार्क रूट की तरफ से इसको लेकर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है कि रूस में 10,000 किम की सेना मौजूद है और पेंटागन इसको लेकर दावे कर रही है। ये भी कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के नाम पर इन्हें जंग में शामिल करने को लेकर यह फैसला हुआ है। तो रूस में किम जोंग की सेना की मौजूदगी को लेकर अभी तक हम एक्सपर्ट से सवाल करते आए हैं, लेकिन नेटो की तरफ से किया जा रहा यह दावा क्या है? पेंटागन किस लिहाज से यह कह रहा है कि यह ट्रेनिंग के तहत किया गया फैसला है, क्योंकि अब नेटो चीफ ये दावा कर रहे हैं कि रूस में नॉर्थ कोरिया की सेना को तैनात करने का फैसला लिया जा चुका है। और इंपॉर्टेंट यह है कि नॉर्थ कोरिया ने 10,000 सैनिकों को रूस भेजा हुआ है और सैनिक रूस के कुर्स्क में सीमा पर तैनाती को लेकर खबर है। और सैनिकों की तैनाती पुतिन की बड़ी हताशा है, जिसको लेकर हम एक्सपर्ट से सवाल भी कर रहे थे। इस बीच पेंटागन ने क्या कहा यह भी जान लीजिए कि रूस में नॉर्थ कोरिया की सेना को तैनात करने का लिया गया फैसला यह साफ दिखाता है कि सैनिकों को ट्रेनिंग के नाम पर रूस भेजा गया है। हालांकि यह भी कि यूक्रेन के बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया के सैनिक तैनात हैं। अब इनकी मौजूदगी के बीच रूस का बयान, नेटो का दावा पूरी तरीके से गलत है। जाहिर सी बात है मेस्टन सर, रूस तो यही कहेगा, लेकिन क्या अब इसे एक और लेवल पर समझा जाए? अगर आप रिकैप्चरिंग करते हुए, झंडा फहराते हुए ये तस्वीरें सामने रखते हैं, क्या आप गवर्न करने के लिए बहुत हद तक रेडी हैं? इसीलिए आज आप किम की सेना के साथ उन्हीं इलाकों में दबदबा कायम करने के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं? और देखिए, साफ है ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, पहली बात, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए मैं तो बोलूँगा शर्म की बात है कि आप किसी दूसरे फोर्सेस को बुला रहे हैं अपनी धरती पे ऑपरेट करने के लिए। नॉर्थ कोरियन 10,000 ट्रुप्स, तकरीबन एक ब्रिगेड साइज फोर्स प्लस ये फोर्स है। दूसरा, सिविलियंस बुलाए गए जिसमें हिंदुस्तान के सिविलियंस थे, कई बेचारे वहाँ मर भी गए। चेचन रिबल्स पहले बुलाए गए जिसमें बड़ी वो तादीरोव ये सारे थे इनके लीडर कि ये बहुत करें। आप अभी ये देखिए, जो आपने एक बिल्डिंग दिखाई उसमें रूसी सैनिक रह रहे थे प्रोफेशनल, और उससे पहले आपने याद आप करिए, आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले रूसी सेना के तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग ध्वस्त हुए थे जब वो एक एम्यूनिशन डिपो के पास कैंप कर रहे थे। तो कहने का मतलब है प्रोफेशनल आर्मी का इस प्रकार कंडक्ट मेरे को तो थोड़ा डाउटफुल लगता है। और इनकी कैजुअल्टीज जो हुई हैं, हो सकता है कि ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा इनकी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं। आप देखिए, अफगानिस्तान में 10 साल की लड़ाई में 50,000 रूसी सैनिक मरे थे, यहाँ कैजुअल्टीज ज़्यादा हो रही हैं। और इसीलिए आपने देखा था वो एक प्रिगोजिन था जिसने इनके खिलाफ म्यूटनी भी की थी। तो कहने का मतलब है यहाँ रूस में ग्राउंड के हालात ठीक नहीं है। हाँ, कब्जा वो कर रहे हैं, कब्जा इसलिए कर रहे हैं उनकी एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूक्रेन के पास है, उनके पास सैनिक की कमी है और दूसरा एम्यूनिशन वगैरह की कमी है। उनको प्रायोरिटाइज करना है, कौन से एरिया को होल्ड करना है, कौन से एरिया में एक नया फ्रंट खोलना है, वो उनकी एक लिमिटेशन है। तो एज अ फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर सिंह, अब सवाल आपसे है, इज दिस रियली अनयूजुअल कि कहीं वॉर के दौरान हम ये देखें कि अगर कोई आपका सहयोगी है तो उनके ट्रूप्स को भी डिप्लॉय कर दिया जाए? हालांकि अमेरिका तो ये कह रहा है कि ट्रेनिंग के नाम पर इन्हें भेजा गया है। हकीकत वही है कि रूस की ये हताशा दर्शाता है कि वो किस तरीके से अब पिछड़ता जा रहा है इस वॉर में। देखिए, आपको एक बात बहुत समझना पड़ेगा सुरभि जी, वो ये है कि आप पूरे घटनाक्रम में जितना भी हमारे को पैनलिस्ट बहुत अच्छी बिंदु उठा रहे थे, पॉइंट था, आप समझिए जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो
कहीं न कहीं बोरो किए जा रहे हैं, जो पेड हैं। आप देखिए पूरे जो वैश्विक स्तर पे जो युद्ध का नेचर है, प्रकृति है, बदल रही है। आप देखिए पैसे दे करके लोगों को डिप्लॉय किया जाता है। अभी पैलेस्टाइन इजराइल के एग्जांपल ले लीजिए, हिजबुल्ला आ गया, हुती आ गया, हमास आ गए। यहाँ पे देख लिए नॉर्थ कोरिया रसिया के सपोर्ट में आ रहा है। नॉर्थ कोरिया को क्या लाभ है? आप देखिए एज ए स्टेट का रिकॉग्नाइज्ड है नॉर्थ कोरिया, वो खुद एक तानाशाह स्टेट है। अब जिसकी अपनी खुद जो आइडेंटिटी जो पहचान है वही क्वेश्चन मार्क के दायरे में है। तो नॉर्थ कोरिया को क्या मजबूरी है कि 10,000 सैनिक सपोर्ट में भेजने पड़ रहे हैं? वो एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, रसिया बुला रहा है, वो एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया भेज क्यों रहा है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया को क्या बेनिफिट्स हैं? क्योंकि वो कोलैप्स इकोनॉमी है, फेल्ड इकोनॉमी है, उसके पास सस्टेन करने के लिए पैसे नहीं है। उनको पैसे मिल रहे हैं तो भेज रहे हैं। मैं तो कहूँगा रसिया कुछ मामलों में बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है कि अपने सैनिकों को बचा रहा है, विदेशी सैनिकों को हायर करके सामने रख रहा है, सिविलियंस को आगे रख रहा है जो मर रहे हैं। और मरने वाले उसके अपने सैनिक नहीं, अपने लोग नहीं है, उसके अपने नागरिक नहीं, अपने सैनिक नहीं है। रसिया अपने लोग प्रोटेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि लास्ट अपनी रिजर्व फोर्स को सेव करते हुए वो आतंकी संगठन या जितने भी उसके ऐसे ग्रुप्स हैं, आप उन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स भी कह सकते हैं, जो अभी तक वॉर में नजर आए। तो निश्चित रूप देखिए हो सकता है कि लास्ट रिजॉर्ट के रूप में वो रख रहे हो, जब जरूरत पड़े कहीं आगे चल के युद्ध का नेचर जब बड़ा होगा, हो सकता है नाटो सामने आ जाए, तब रसिया को जो प्रोटेक्टेड रिजर्व बटालियन है, आर्मी है, फोर्सेस है अपनी खुद की, उसको डिप्लॉय करें, तब 1 to 1 वार करें। लेकिन अभी आज की स्थिति मुझको लगता है यूक्रेन के सामने हम अपना जो प्रॉक्सी फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करेंगे, अपने लोग सुरक्षित रहेंगे और दूसरे देशों को भी इकोनॉमिकली बेनिफिट मिल रहा है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको बेनिफिट मिल रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स दे आर गेटिंग सपोर्ट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए रसिया कहीं कहीं इस पूरे युद्ध में बहुत स्मार्ट प्ले करके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को इंश्योर कर रहा है। मुझे लगता है बहुत एक यूनिक डिप्लोमेसी उनकी। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि अब रूसी सेना पर यूक्रेन ने एक और बड़े हमले को अंजाम दिया और ये रूस के K2 बटालियन को टारगेट करने को लेकर खबर आई है, जहां यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का भी किया जा रहा है दावा। अब देखिए रूसी सैनिक ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को कैसे नाकाम किया। एक और तस्वीर आपके सामने, ये कालाश्निकोव राइफल से यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने को लेकर किया जा रहा दावा। इन ग्राउंड ऑपरेशंस की रियलिटी के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर है रूस की एटमी ड्रिल। और ये जो युद्ध अभ्यास किया गया है उस लिहाज से एक्सपर्ट्स के साथ भी हम आज चर्चा कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने है रूस की एटमी ताकत को लेकर, क्योंकि परमाणु हथियारों की उसकी ये संख्या देख लीजिए 5,889। लंबी दूरी के परमाणु हथियार हैं 4,380। अलग अलग जगहों पर तैनाती को लेकर दावे तो ये कि 1,710 ऐसी जगह है जहां पर तैनाती है। एटमी बैलिस्टिक मिसाइल 870, परमाणु बम वर्षक 580, पनडुब्बी से लॉन्च मिसाइल 640। राठौड़ सर, ये इंफॉर्मेशन भी इस आधार पर सामने रख रही हूं क्योंकि किम के साथ जो कि ऑलरेडी अपनी न्यूक्लियर पावर को लेकर जिस तरीके से प्रोजेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड कर चुका है, आज अगर रूस इस तरीके से इजाफा कर रहा है, सवाल मैं बार बार उस लिहाज से कह रही हूं, क्या ये अब गवर्न करने के लिए रूस रेडी है इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए सुरभि, यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स का बैलेंस है वो इतना मैटर नहीं करता है। ओके। दुनिया को बर्बाद करने के लिए 1 दर्जन से कम परमाणु हथियार काफ़ी होंगे और उसके बाद कोई बचेगा नहीं रिटेलिएट करने के लिए। और उस हिसाब से जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं सबके पास हथियार हैं। यहाँ पर अगर रूस प्रदर्शित कर रहा है तो ये भी बताने वाली चीज़ है आपके दर्शकों को कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और बाकी देश चुप नहीं बैठे हैं। उनकी भी न्यूक्लियर सबमरीन्स घूम रही हैं, उनके भी साइलोज में वेपन्स लगे हुए हैं और वो ज़ीरो टाइम रेडीनेस में, रियल टाइम रेडीनेस में तैयार खड़े हैं। और उनके भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, सर्विलेंस सिस्टम है जो कि बता सकते हैं कि कितने कब उनके ऊपर कोई हमला होगा। तो एक रेडीनेस का माहौल है और इसमें अगर कोई ओवर डू करता है इसको तो इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। और ये जो हम टेबल्स दिखाते हैं कि किसके पास कितना है, मुश्किल से 1 दर्जन हथियार बहुत काफ़ी होंगे खूबसूरत दुनिया को ख़त्म करने के लिए।
अंडरस्टूड सर। लेकिन इस बीच खार्किव में तबाह हुए यूक्रेनी फोर्स के हेडक्वार्टर की भी अब एक और तस्वीर सामने आई है और ये इमारत में रखे थे नेटो से मिले हथियार। अब रूस ने ग्लाइड बॉम्ब से पिन पॉइंट अटैक को कैसे अंजाम दिया, ये देखिए। रूस के खिलाफ जंग के लिए यूक्रेन की बड़ी तैयारी पर भी अब खबर है, जहां यूक्रेन की सेना में शामिल होंगे 1,60,000 नागरिक। रूस के खिलाफ जंग में ये हिस्सा लेंगे। अब मैसेंजर ये भी एक और ग्राउंड रियलिटी के साथ वो हकीकत है जहां यूक्रेनी सेना भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, सरेंडर भी कर चुके हैं और रूस के खिलाफ और अपने नागरिकों को उतारने को लेकर लिया गया एक और फैसला। और देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यूक्रेन के पास आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नफरी लोगों की लड़ने के लिए, और इसीलिए ये मोबिलाइज किया जा रहा है क्योंकि उनकी देखिए कैजुअल्टीज़ तो बहुत हुई हैं, यूक्रेन की भी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, इनको लोग चाहिए लड़ने के लिए। तो ये जितने भी लोग हैं इनको मोबिलाइज किया जा रहा है। ऐसे हालात हुए हैं कि लोग 60 इयर्स प्लस वाले भी लड़ाई में जाके लड़े। कुछ लोग तो मोटिवेटेड हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, सर्वाइवल के लिए, और कुछ को फोर्स किया जा रहा है, और कुछ हैं जो वो मेरे ख्याल देश छोड़ के जा रहे हैं यूक्रेनी नागरिक। पर जाहिर ये है कि जैसे अभी इजराइल में भी आप देखिए रिजर्विस्ट आए जा रहे हैं उनको लड़ने के लिए, क्योंकि कब तक एक सेना रिजर्विस्ट का इस्तेमाल कर सकती है। वो रिजर्विस्ट जो वो हैं इजराइल का भी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर भी तकलीफ हो रही है। इजराइल भी एक वो देश है जहाँ पर नफरी की प्रॉब्लम है, तो इसी प्रकार यूक्रेन में भी ये प्रॉब्लम है नफरी की। तो इसीलिए ये 1.60 लाख है। मेरे को नहीं पता ये इतने आ पाएंगे कि नहीं, तो साफ जाहिर है, इसीलिए थोड़ा इसको आप थोड़ा गंभीरता से देखिए। इसीलिए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपना विक्ट्री प्लान प्रेसिडेंट बाइडेन को प्रेजेंट किया था, और सबसे उसमें 4-5 बातें हैं, और वो इसीलिए क्योंकि अब वो लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं और पुतिन भी ये लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी नाम लिया जाता है, पुतिन भी बुलाते हैं, और उसमें जो सबसे पहला है कि नाटो की मेंबरशिप के लिए उनको इनवाइट किया जाए। सबसे पहला पॉइंट वो है विक्ट्री प्लान में। तो हो सकता है कि ये भी मोबिलाइज तो करना है उनको लड़ाई करने के लिए, लेकिन ये भी कुछ तरीके हैं कि अब ये लड़ाई खात्मा हो। और उसमें लास्ट पॉइंट ये भी है कि जो ग्राउंड में टेरिटरी को नेगोशिएट किया जाएगा, हो सकता है प्रेसिडेंट पुतिन को ज़ेलेंस्की को उनको ये लॉन्ग रेंज वेपन्स की डिमांड है उनकी सेना को और मजबूत करने के लिए। लेकिन लास्ट पॉइंट में ये भी है कि वी आर रेडी टू फेस द ग्राउंड रियलिटीज़, और वहाँ पर हो सकता है कि कुछ टेरिटरी की बार्गेनिंग हो। वो मेरे को लगता है कि ये सब देखते हुए ये लड़ाई हो सकता है 6 महीने या 1 साल में खत्म भी हो डॉक्टर सिंह, आपसे एज अ फॉरेन एक्सपर्ट, आपको लगता है कि नेगोशिएशंस के साथ टेबल पे लाने के लिए ज़ेलेंस्की को मजबूर करना भी एक बड़ा कदम अब? निश्चित रूप से, लेकिन आप एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कशन कर रही हैं, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। आज पूरे वैश्विक व्यवस्था में आप देखेंगे 3 श्रेणी के देश हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। एक वो जो न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, दूसरे वो जो न्यूक्लियर संपन्न देश के साथ समझौता करके उनके समूह में शामिल हैं, जैसे नाटो हो गया, इन सब समूहों में, या तीसरे वो हैं जो किसी तरह न्यूक्लियर पावर संपन्न नहीं है, या तो वो बम ने रखे या किसी ग्रुप से जुड़े नहीं हैं। तो यूक्रेन की स्थिति और दुविधा यही थी कि वो नाटो का पार्ट भी नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है। ऐसी स्थिति बहुत सारे देशों के साथ है, और उन सब देशों के अंदर ऐसा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि किस तरह से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब वही स्थिति अब ताइवान देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए, वहाँ स्थिति अलग है। वहाँ अमेरिका के साथ खड़ा है ताइवान, वहाँ अमेरिका के साथ इजराइल खड़ा है, तो दे आर फीलिंग सिक्योर। लेकिन यूक्रेन की स्थिति वो नहीं बन पाई, इसे आज यूक्रेन युद्ध का मार झेल रहा है। तो ऐसे हालात में अमेरिका नया डिबेट शुरू होगा। जाहिर सी बात है, रूस की तरफ से किए जा रहे ये परमाणु युद्ध अभ्यास भी सीधे पश्चिम को एक बड़ा संदेश जरूर माने गए हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।